हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। गाइस, इस चैप्टर में हमें पढ़ना ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिनको फार्मर करते हैं ताकि उनकी क्रॉप जो है ग्रो हो सके। सो गाइस, ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्रॉप क्या होती है, क्रॉप कितने टाइप की होती है और क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस आई बटन के लिंक पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। सो गाइज, अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब आपके दिमाग में एक सवाल होना चाहिए कि सर आप मुझे एक बात बताइए, भैया आप मुझे एक बात बताइए कि एग्रीकल्चरल का क्या मीनिंग होता है और प्रैक्टिसेस का क्या मीनिंग होता है। वैसे किताबी भाषा के हिसाब से देखें तो ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग के हिसाब से देखें, जो हमारा दिमाग खोलेगी, जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देगी, उसके हिसाब से सोचे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। गाइज, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें ये दो वर्ड से मिलकर बना है। देखो, एग्रीकल्चर एक वर्ड हो गया और प्रैक्टिसेस दूसरा वर्ड हो गया। सो एग्रीकल्चरल का क्या मीनिंग होता है? एक ऐसी चीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। अब एग्रीकल्चर क्या होता है? गाइज, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी कुछ फूड की रिक्वायरमेंट है। हमारी इस फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्रॉप्स उगाते हैं और एनिमल हस्बेंड्री को भी उगाते हैं, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो साइंस में एग्रीकल्चर वो ब्रांच है जो हमें फूड प्रोवाइड कराने के लिए जद्दोजहद लगा देती है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? फूड का ग्रोथ करते हैं जिससे हमारी जो ह्यूमन नीड है वो कंप्लीट हो सके। सो गाइज, आपको समझ आ चुका होगा कि एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग होता है। अब बात आती है प्रैक्टिसेस के ऊपर। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे चीज़ें जो हम डेली करते हैं उसे हम प्रैक्टिस बोल देते हैं। जैसे कि आप नमाज़ पढ़ने जाते हो, आप पूजा करते हो, सो आप डेली करते हो, इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस का नाम है रिलीजियस प्रैक्टिस और यहाँ पर हमें पढ़ना है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको ये लाइन लिखकर आनी पड़ेगी, लेकिन इस लाइन को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है और आपको अभी लर्न भी हो जाएगा। देखिए गाइज, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। ये कल्टिवेशन होता है जब क्रॉप्स का। उधर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, देयर आर सेवरल एक्टिविटीज़ डन बाय द फार्मर्स। जब हम क्रॉप्स को उगा रहे होते हैं, कल्टीवेट कर रहे होते हैं, उधर कुछ एक्टिविटीज़ की जाती है फार्मर्स के द्वारा एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज आर कॉल्ड द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यानी कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन मैक्सिमम करना है। सो फार्मर क्या करेगा? कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा जिससे मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। इन्हीं एक्टिविटीज़ का नाम होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखो, हर क्रॉप का अपना अपना टाइम होता है। कोई क्रॉप 2 महीने में तैयार हो जाती है, कोई क्रॉप 6 महीने में तैयार होती है। तो हर क्रॉप के टाइम के हिसाब से हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है। फार्मर कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा होता है ताकि मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन हमें मिल सके। सो इन्हीं प्रैक्टिसेस को बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बेसिकली आपकी 7 हैं। आपको 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़नी है और ये चैप्टर बेस्ड है पूरा इन्हीं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर। मैक्सिमम चैप्टर इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, दैट इज आवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाला टॉपिक है, देखो यहाँ पर 7 पॉइंट है। नंबर 1 इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें क्रॉप उगानी, आप अपना दिमाग लगाइए, हमें क्रॉप उगानी है, हमें प्लांट उगाने हैं, तो उसके लिए हमें एक ज़मीन चाहिए होगी। अब ज़मीन के ऊपर ऐसा नहीं डायरेक्ट हम सीड फेंक दे क्रॉप उग जाएगी, बिल्कुल नहीं उगेगी। उस ज़मीन को हमें तैयार करना होगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, हमें आपके एग्ज़ाम लेने हैं, हमें आपका टेस्ट लेना है, तो ऐसा थोड़ी कि हम आपकी बिना तैयारी करवाए आपका टेस्ट ले लेंगे, वो तो आपके साथ अनफेयर होगा। लेकिन अगर हम आपकी तैयारी करवाएं, आप अच्छी तरह पढ़ाई करें, आप यहाँ पर एक आप यहाँ से अपने नोट्स बनाएं, कॉपी में लिखें, हर चीज़ को नोट करते रहें, समझते रहें, बुक को पढ़ते रहें, आपकी प्रिपरेशन जब अच्छी होगी तभी तो आप अच्छा एग्जाम दे पाएंगे। सो क्रॉप जो है, यहाँ पर जो क्रॉप हम उगा रहे हैं वो भी अपना एग्जाम दे रही है, इसे ऐसे समझ लीजिए। सो सबसे पहले हमें क्या करना है? सॉइल को तैयार करना है। सॉइल क्या है? हमारा सॉइल है हमारा स्टूडेंट। हमें अपने स्टूडेंट को तैयार करना है और जो हमारी क्रॉप है वो है इसका रिजल्ट। सॉइल क्या है? स्टूडेंट, और इसका जो क्रॉप होगा वो होगा इसका रिजल्ट। तो सॉइल के अंदर जो क्रॉप है उसको मैक्सिमम करना है, तभी स्टूडेंट का मैक्सिमम पोटेंशियल निकल कर आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। सो यहाँ पर हमें सॉइल को तैयार करना होगा। अब सॉइल को कैसे तैयार करते हैं? एक स्टूडेंट को कैसे तैयार करते हैं? उसे इस तरह का बनाकर कि वो चीज़ें समझने लायक बन जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो सॉइल है, मान लीजिए ये मैंने खेत बनाया। अब ड्राइंग पर मत जाना कि सर की ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये मैंने खेत बनाया। अरे भैया बन जा, ये मैंने खेत बनाया।
अब ये खेत जो है इसके ऊपर की जो मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा सख्त है, कठोर है। अब कठोर मिट्टी के ऊपर अगर मैं सीड डाल दूंगा तो सीड ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर इस सॉइल को टिलिंग कर दूं, इस सॉइल को टर्निंग कर दूं, उलट पुलट कर दूं, इस सॉइल को लूजनिंग कर दूं, इस सॉइल को ढीला ढाला कर दूं, तो क्या होगा, वहां पर जो गैप क्रिएट होगा, जो वहां पर गैप होगा, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। इस तरीके की जब सॉइल हो जाएगी तो यहां पर सीड को आराम से डाला जा सकेगा, सीड को आराम से डाला जा सकेगा। जब सीड यहां पर आराम से डल जाएगा तो उसकी रूट्स इधर अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर जाएंगी, पेनिट्रेट यानी कि अच्छी तरह धंस जाएंगी और यहां पर प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह होगी। सो गाइज, सबसे पहले हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना होता है, जिसमें हम अपनी सॉइल का, जो हमारा खेत है उसकी सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं और टर्न करते हैं। क्या करते हैं, लूज करते हैं और टर्न करते हैं। लूज यानी कि ढीला ढाला, टर्न यानी कि उलट पुलट करते हैं। इससे क्या होगा, जो क्रॉप, जो हमारा सीड है उसके अंदर पैदा होने वाला जो प्लांट है उसकी रूट्स अच्छी तरीके से जमीन के अंदर धंस जाएंगी और उसे प्रॉपर ब्रीथिंग होगी, प्रॉपर उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। सेकंड पॉइंट देखो, हमने सॉइल को तैयार कर लिया। अब सॉइल को तैयार क्यों किया था, ताकि उसमें बीज डाले जा सके, ताकि उसमें बीजों को बोया जा सके, सीड्स को सो किया जा सके। सो हमने सेकंड पॉइंट में क्या देखना है, जो सीड्स होते हैं उनको हम बो देंगे इन खेतों के अंदर। इस खेत के अंदर हमने उस बीज को डाल दिया है। और बीज कैसे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अच्छी क्वालिटी के बीज कैसे होते हैं और क्यों होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब हमने इस क्रॉप के अंदर, देखो यहाँ पर हमने इस क्रॉप को लूज कर दिया, इस फील्ड को लूज कर दिया, इस फील्ड को लूज कर दिया, टर्न कर दिया। अब यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट उग रहे हैं, देखो ये छोटे छोटे प्लांट उग रहे हैं। ड्राइंग के ऊपर मत जाना, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट उग रहे हैं। अब ये छोटे छोटे प्लांट हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो क्रॉप का। अब इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में सब्सटेंसेस डालते हैं। वी ऐड सम सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दीज आर कॉल्ड एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर और मैन्योर जैसी चीज़ों को हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं जब ये प्लांट छोटे छोटे ग्रो कर रहे होते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो एक तो वो इंक्रीज होगी, ग्रोथ इंक्रीज होगी और इनका जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज होगा। सो मैन्योर और फर्टिलाइजर को डालने से क्या है, हमारी क्रॉप का जो अमाउंट है, उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फर्टिलाइजर और मैन्योर में, जो फर्टिलाइजर है ये केमिकल होता है, जबकि जो मैन्योर है ये नेचुरल होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, इरिगेशन। देखो हमारे प्लांट थोड़े बहुत ग्रो हो चुके हैं, अब हम क्या चाहेंगे कि ये और अच्छी तरह ग्रो करें, ये कंप्लीट ग्रो कर जाएं। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर पानी इन्हें देते रहना पड़ेगा। हर क्रॉप की अपनी अपनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता अनुसार उन्हें हमें पानी देना ही पड़ेगा। और इस पानी देने की प्रक्रिया को, इस पानी देने की प्रोसेस को बोला जाता है इरिगेशन। ठीक है, सो इरिगेशन हमें करनी पड़ेगी। बचपन में आपने पढ़ा होगा इरिगेशन के कई सारे मेथड होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे आगे आने वाले टाइम में, यानी कि इसी वीडियो में देखेंगे। अब गाइज, यहाँ पर जो हमारा प्लांट है वो ग्रो हो चुका है, क्रॉप काफ़ी बड़ी हो चुकी है। देखो अब मैंने यहाँ पर एक और गंदा सा डायग्राम बनाया। देखो ये क्रॉप बड़ी हो गई, मान लो एक क्रॉप इस तरीके से बड़ी हो गई, क्रॉप यहाँ पर बहुत बड़ी हो गई, मतलब मैक्सिमम जो इसका साइज़ है वो इसने अटेन कर लिया, ये ग्रो हो गई। अब वहाँ पर कुछ अनचाहे पौधे उग जाएंगे जिनको हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पर पैदा हों, इनको बोलते हैं वीड्स। वीड्स ऐसे पौधे होते हैं जो अनचाहे होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। ये हमारी क्रॉप के आसपास के न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। और हम क्या चाहते हैं, हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। सो मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें इन वीड्स को रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने की जो ये प्रोसेस होती है इसका नाम होता है वीडिंग। वीड्स को रिमूव करने का प्रोसेस का नाम क्या होता है, वीडिंग। सो बाय द प्रोसेस ऑफ वीडिंग वी रिमूव द वीड्स दैट आर ग्रोन अलॉन्ग विद आवर क्रॉप। नाउ 6 पॉइंट है हार्वेस्टिंग। देखो हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो चुकी है, क्रॉप बड़ी हो चुकी है, जब क्रॉप बड़ी हो गई तो अब क्या करेंगे, अब उसको सजा कर रखेंगे नहीं, हम उसे काटेंगे, हम उसका यूज़ करेंगे। सो क्रॉप के अंदर कुछ ग्रेन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं की क्रॉप उगाई, तो गेहूं की क्रॉप में क्या है, उसके दाने हैं। हमें क्या चाहिए, गेहूं के दाने चाहिए। अगर उसमें बाजरा हमने उगाया है तो हमें बाजरा चाहिए। तो हमें ग्रेन्स चाहिए, उनको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग को करने के लिए कई सारी प्रोसेसेस होती है, कई सारे टूल्स होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे गाइज।
और लास्ट हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो है स्टोरेज। हमने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर ली, अब हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हम स्टोर कर रखें ताकि हम इसे अपना यूज़ करें। तो स्टोर करने के लिए हम 2 चीज़ यूज़ करते हैं, एक होता है ग्रेनरीज, एक होता है साइलॉस। ग्रेनरीज और साइलॉस में इसे यूज़ किया जाता है और स्टोरेज के दौरान हमें इंसेक्ट और पेस्ट से इसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। किसे? अपने जो हमने प्रोडक्ट अचीव किए हैं क्रॉप से, ठीक है, जो क्रॉप वाले प्रोडक्ट थे उनको हमें प्रोटेक्ट करना है इंसेक्ट और पेस्ट से। ये सब आ जाता है स्टोरेज में। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार अगर मैं रिपीट कर दूं तो उन बच्चों को भी समझ आ जाएगा जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा ये है कि उनका मन नहीं लगता या फिर वो समझते हैं कि हम वीक हैं। वीक कोई नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग बनते जाएंगे। सो यहाँ पर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे हैं और मैं भी आपसे कहूँगा कि आप भी एक पढ़ाई की प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कर दें। अपना स्टडी प्रैक्टिस आप डिज़ाइन करें। जिस तरीके से ये मैंने 7 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं उसी तरीके से आपकी पढ़ाई के कुछ स्टेप्स होने चाहिए जो आप डेली लें। इससे आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगी, अमेजिंग होगी, आप पढ़ाई अच्छी तरह कर पाएंगे, आप कुछ अचीव कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम रिपीट कर देते हैं कि हमने आज क्या पढ़ाया। मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर, द सेकंड वन इज प्रैक्टिस। सो एग्रीकल्चर क्या होता है? इधर हम मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन या मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं और ध्यान देते समय हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं जो इस प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर सके। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का क्या मीनिंग है। उसके बाद अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि मुझे बताओ कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या कहते हैं, सो गाइज यहाँ पर जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं और इन्हीं स्टेप्स को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये 7 के 7 पॉइंट याद होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो, सॉइल को प्रिपेयर किया, उसमें बीज डाला, बीज डालने के बाद हम चाहते हैं कि उसका जो प्लांट अभी थोड़ा सा ग्रो हुआ है उसको और ग्रो किया जाए। सो हमने वहाँ पर क्या डाल दिया? मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल दिया। सो इस ग्रोथ के बाद हम वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर पानी भी देंगे, तो बिना पानी के प्लांट मर जाएगा। उसके बाद जब हमारी क्रॉप ग्रो हो जाती है तो वहाँ पर कुछ वीड्स इकट्ठा हो जाती हैं, वीड्स उगने लग जाती हैं, इनको खत्म करना ज़रूरी है बाय द प्रोसेस ऑफ वीडिंग। उसके बाद यहाँ पर हार्वेस्टिंग होगी क्योंकि हमारी क्रॉप जो है वो मैच्योर हो चुकी है। उसके बाद क्रॉप जब मैच्योर हो जाती है, हार्वेस्टिंग प्रोसेस जब हो जाती है, तो उसके बाद फाइनली हमें क्या करना होता है? स्टोरेज करना होता है अपने प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्रॉप्स का। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा। और दोस्तों, मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी एक नोटबुक बनाइए, नोटबुक में आप इन चीज़ों को नोट करें और अपनी एनसीईआरटी बुक को ज़रूर रीड कर लें, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को वो बुक बोरिंग लगती है लेकिन वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता ही आता है और आपके जो बोर्ड की क्लास है, आपका जो स्कूल क्लास है, वो भी उससे अच्छा होता ही है। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो गाइज, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की तरफ। सो गाइज, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, इसे हमें पढ़ना होगा, इसे लर्न करना होगा। बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये हमें करना क्यों ज़रूरी है, ये क्या होता है? पहले देखते हैं ये क्या होता है और उसके बाद हम समझ जाएंगे कि ये करना क्यों ज़रूरी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ये फर्स्ट स्टेप होता है। हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का फर्स्ट स्टेप कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इस स्टेप में हम सॉइल को टर्न करते हैं और लूज करते हैं। इस स्टेप में हम सॉइल को टर्न करते हैं और लूज करते हैं। अब ये करना ज़रूरी क्यों है? जिससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बेटर हो सके। कैसे बेटर होगी वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो गाइज, यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, वैसे वर्ड्स याद हो जाएंगे। एक बार इस वीडियो लेक्चर को देख लेना, उसके बाद एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेना, आपको लर्न हो जाएगा। जब टर्निंग और लूजनिंग हो जाती है तो इस प्रोसेस का एक खास नाम रखा गया है जिसका नाम है टिलिंग एंड प्लगिंग। टिलिंग एंड प्लगिंग, इसको बहुत सारे लोग प्लाइंग बोलते हैं। आप इसको जो मन करे वो बोलना, लेकिन इसका जो स्पेलिंग है वो ध्यान रखना। प्लगिंग क्या? प्लगिंग का, प्लॉइंग का, प्लॉइंग बोलते हैं, प्लगिंग बोलते हैं, मैं प्लगिंग बोलता हूँ, वैसे प्लॉइंग होता है। सो यहाँ पर टिलिंग या फिर प्लॉइंग एक ही बात है। ये क्या होती है? ये हमारा सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पूरी तरीके से टिकी हुई है इसी चीज़ के ऊपर, दैट इज़ द टर्निंग एंड द लूजनिंग ऑफ द सॉइल। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस की। ये ज़रूरी क्यों है, इसका क्या फ़ायदा है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमारा जो ये
टिलिंग और प्लॉइंग या फिर टर्निंग और लूजनिंग ऑफ जो सॉइल है, इसको करने से क्या फ़ायदा है? इसको करने से फ़ायदा यही है कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। और क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ कैसे होता है? प्लांट की जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा? क्रॉप का प्रोडक्शन। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट है, ये आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है अलाउज द रूट ऑफ प्लांट्स टू पेनिट्रेट। जो सॉइल है, देखो अगर वो सॉइल सख्त होती, उधर जो प्लांट्स की रूट है, उधर जो सीड की रूट है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती। लेकिन अगर वो सॉइल नरम है, नर्म, तो उधर जो प्लांट की रूट है वो अंदर चली जाएंगी और आराम से वहाँ पर रह सकती हैं। तो यहाँ पर जो इसको पलटने का और टर्न करने का और लूज करने का जो मेन मोटिव था, हमारा जो मकसद था, वो यही था जिससे जो प्लांट की रूट्स हैं वो अच्छी तरह ज़मीन के अंदर जा सके। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? धंसना, ज़मीन के अंदर चले जाना। पेनिट्रेट का मतलब कहीं किसी चीज़ में घुस जाना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है ब्रीदिंग बाय रूट्स। प्रॉपर ब्रीदिंग होगा रूट्स का। प्रॉपर ब्रीदिंग क्यों होगा? देखो जब वहाँ पर उस ज़मीन को हमने पलट दिया है और लूज़ कर दिया, ढीला कर दिया है, तो वहाँ पर एयर की प्रेजेंस बढ़ जाएगी, हवा की मात्रा वहाँ पर बढ़ जाएगी। और प्लांट की बॉडी कौन सी एयर कंज्यूम करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ पर प्लांट की जो बॉडी है प्रॉपर ब्रीदिंग कर पाएगी। इसकी हेल्प से प्लांट की ग्रोथ अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ होगी कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या होगी बेटा? ग्रोथ होगी। कहाँ पर होगी? फील्ड में होगी। फील्ड में क्यों होगी? क्योंकि हमने प्रोसेस किया है टिलिंग एंड प्लॉइंग। टिलिंग और प्लॉइंग क्या होता है? जब हम सॉइल को टर्न और लूज कर देते हैं, उलट पुलट देते हैं या फिर ढीला ढाला कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग। सो इधर इस चीज़ के होने की वजह से यहाँ पर ये सारे हमें फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट वाला देखिए, प्लांट विल गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे क्योंकि प्लांट की रूट अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर चुकी है। जब उसने अच्छी तरीके से पेनिट्रेशन कर लिया तो उसकी पहुंच अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स की तरफ भी हो जाएगी, यानी कि उसके आसपास अब वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए यहाँ पर ये ज़मीन है, ये वाला ज़मीन वाला पार्ट है, मान लीजिए ज़मीन है, ये हमारा ऊपर का लेयर है, ये वाला ऊपर का लेयर है। एक प्लांट तो यहाँ पर इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और दूसरे प्लांट की जो रूट है वो बिल्कुल नीचे तक जा रही है, इधर तक नीचे तक रूट्स आ चुकी है। इस प्लांट की बस यहीं तक रूट्स हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कहाँ किसको मिलेंगे? इस वाले प्लांट को मिलेंगे क्योंकि ये ज़मीन के अंदर थोड़ा ज़्यादा गया है। ज़्यादा मतलब कि अब ज़्यादा का मतलब ये मत समझ लेना जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतने ज़्यादा मिनरल्स न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारी क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको बिल्कुल ही ऊपर रखें हम, थोड़ा नीचे जाएगा तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये रूट्स अच्छी तरह पेनिट्रेट कर गई तो इन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। किनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं? प्लांट्स को। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सॉइल ड्राई होती है, कभी कभी जो खेत की मिट्टी है वो क्या होती है? ड्राई होती है बेटा। कैसी होती है? ड्राई। उस समय हम डायरेक्ट टिलिंग और प्लाइंग नहीं कर सकते, उस समय हम डायरेक्ट उसे लूज़ नहीं कर सकते। अगर हम उसे लूज़ करेंगे तो वो उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाएगा, तो हमें वहाँ पर वाटर डालना पड़ेगा, उधर थोड़ा मॉइस्चर इकट्ठा करना पड़ेगा। जब हम वाटर डाल देंगे और फिर उसको उलट पुलट करेंगे, लूज़ करेंगे, तो ज़्यादा फ़ायदा है। सो कभी कभी क्या होता है कि जब सॉइल कैसी होती है? ड्राई होती है, उस कंडीशन में हमें वाटर डालना पड़ता है उस सॉइल में। उसके बाद देखो कई बार क्या होता है कि जो सॉइल है हम चाहते हैं कि इधर मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन हो। इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन कैसे अटेन किया जाए, कैसे हमें मैक्सिमम क्रॉप का आउटपुट मिल सके। सो गाइज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, कई बार हम उस खेत में मैन्योर डाल देते हैं ऊपर से। मैन्योर क्या होता है? डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे बनता है। सो उसकी बात अभी आप छोड़िए, लेकिन याद रखना कि मैन्योर को भी कई बार ज़मीन के ऊपर बिखेर दिया जाता है, और जब उसे ज़मीन के ऊपर बिखेर दिया जाता है देन टिलिंग और प्लॉइंग जैसी प्रोसेस की जाती है। फिर वो जो मैन्योर है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। सॉइल के अंदर मिक्स होने से वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो क्रम्ब्स होते हैं। क्रम्ब क्या होता है? देखो कई बार टिलिंग और प्लॉइंग जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं तो जो मिट्टी है उसके मोटे मोटे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रम्ब्स। इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है लेवलर। लेवलर क्या करता है? उस ज़मीन को समतल कर देता है। जब वो ज़मीन समतल हो गई तो अब इधर अच्छी क्रॉप उगाई जा सकती है। सो लेवलर एक ऐसा डिवाइस है जिससे
जो खेत है उसकी क्या की जाती है बेटा, लेवलिंग की जाती है। क्या की जाती है, लेवलिंग। लेवलिंग ज़रूरी क्यों है, ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन हो सके, वहाँ पर प्लांट अच्छी तरह उग सके। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये आपने क्या बता दिया, बहुत ज़्यादा टफ था, ये था वो था। देखो टफ इसमें कुछ नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो यार ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझसे नहीं होगा, मैं इसको नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अरे ये मुझसे क्यों नहीं होगा, अरे मेरा की क्या चीज़ है, मैं करूँगा इसे। सो आप दूसरे टाइप के बच्चे बनो जो इस चीज़ को कर सकते हैं और करके ही दम लेंगे, ठीक है। तो मोटिवेटेड आपको रहना है और इन चीज़ों को देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, ये चीज़ पुरानी हो जाएगी। और जब चीज़ पुरानी हो जाती है वो आपको याद हो जाती है। अगर आप एक मूवी को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको उसके पूरे डायलॉग्स याद हो जाते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स की। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कुछ ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिनका नाम होता है एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। उनका यूज़ करके हम अपनी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को और अच्छा इन्हांस कर सकते हैं, उनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो गाइज चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स में हमें 2 टूल्स पढ़ने, एक होता है प्लग और दूसरा होता है हो। इन दोनों के जो यूज़ हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर ही आता है आपका टॉपिक एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। सबसे पहले जो टूल है उसे बोलते हैं प्लग। ये प्लग क्या करता है, इसको हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, इंसान इसको प्राचीन समय से यूज़ कर रहा है। एंशिएंट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ लिख रहा है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम पहले, ओल्ड टाइम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम से, बहुत दिनों से इंसान इसका यूज़ कर रहा है। किसका, प्लग का। एंशिएंट टाइम से इसका यूज़ किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछे, 1 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछे कि इन दोनों में से, प्लग और हो में से कौन सा ऐसा टूल है जिसको प्राचीन समय से यूज़ किया जा रहा है, एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है, आपको आंसर देना है प्लग, ठीक है। और अब इसका यूज़ देख लीजिए, टिलिंग में, एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर, रिमूविंग ऑफ वीड्स एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। टिलिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल एक ही बात होती है। जो टिलिंग एंड टर्निंग का काम कौन करता है, प्लग करता है। उसके अलावा ये मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर को ऐड करने का काम भी करता है। एंड यहाँ पर रिमूविंग ऑफ वीड्स, इसके 3-4 काम है, एक टिलिंग, एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर, रिमूविंग ऑफ वीड्स एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। ये सारे काम कौन करता है, प्लग करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हो, आपसे पूछे कि इन दोनों में नया कौन है, प्लग और हो में नया कौन है। ये थोड़ा नया है, इतना भी नया नहीं, अब ये मत समझ लेना बहुत नया है। हो जो है प्लग की तुलना में थोड़ा सा नया है। अब इसका क्या काम है, हो का जो काम है वो होता है रिमूविंग ऑफ वीड्स, उसके अलावा लूजनिंग ऑफ द सॉइल। लूजनिंग ऑफ द सॉइल यानी कि टर्निंग, और जो टिलिंग है, टिलिंग का मतलब क्या होता है, लूजनिंग ऑफ द सॉइल, अभी मैंने आपको बताया। सो इन दोनों में सिमिलैरिटी पूछ सकता है कि प्लग और हो में क्या सिमिलैरिटी है। अभी मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में क्या समानताएं हैं। देखो प्लग जो है इसका काम किस में हो रहा है, टिलिंग या फिर टर्निंग। टिलिंग और टर्निंग क्या होता है एक्चुअल में, ये लूजनिंग ऑफ द सॉइल ही होता है, या फिर लूजनिंग ऑफ द सॉइल को हम टिलिंग बोल देते हैं। तो ये इनका एक काम हो गया जो सिमिलर है। उसके अलावा रिमूविंग ऑफ द वीड्स, वीड्स को रिमूव करना भी ये दोनों काम करते हैं। यानी कि प्लग और हो में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो समान है। एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन पूछता है, अंदर की बातें अगर पूछता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन दोनों के बीच समानताएं बताइए। इन दोनों के बीच समानता ये है कि ये एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स हैं, उसके अलावा ये वीड्स को रिमूव करने का काम करते हैं, उसके अलावा ये जो आपका सॉइल है उसको लूज करने का या फिर टर्न करने का या फिर टिलिंग करने का काम भी करते हैं। कौन करते हैं, ये एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, दैट इज आवर प्लग एंड हो। उसके अलावा सबसे बेहतरीन जो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट है वो कौन सा होता है, कल्टीवेटर। आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट का नाम बताइए, आपको कहना है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, ये ड्राइव किया जाता है ट्रैक्टर की हेल्प से। ट्रैक्टर जो होता है उसके साथ कल्टीवेटर को कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर पूरे खेत की जुताई की जाती है। क्या की जाती है बेटा, जुताई, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये इतना बेटर क्यों है, इसे हम अच्छा क्यों बोल रहे हैं, कल्टीवेटर को हम अच्छा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक तो लेबर का खर्चा बचाता है। लेबर यानी कि जो हमारा परिश्रम उधर लग रहा है, जो श्रमिक वहाँ पर लगे हुए हैं उनको रिप्लेस कर देता है, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा ये टाइम को भी बचाता है। देखो जो चीज़ हमारे काम आसान कर रही है, एक तो हमें कम मेहनत करनी पड़ रही है, ऊपर से टाइम भी बचा रहा है, तो वो चीज़ आपको बढ़िया लगेगी ना, वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो कल्टीवेटर इस तरीके से ज़्यादा यूज़फुल बन जाता है। उसके अलावा कल्टीवेटर जो होता है इसको ऑपरेट करने वाली क्या चीज़ होती है बेटा, मशीन होती है। ट्रैक्टर क्या होती है, एक मशीन होती है।
सो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो कल्टीवेटर है इसको कौन ऑपरेट करता है, आपको कहना है ट्रैक्टर करता है जो कि एक मशीन है। उसके अलावा जो ये प्लग और हो है, इन दोनों को बेटा जो ऑपरेट करने का काम करते हैं, चलाने का काम करते हैं, वो होते हैं एनिमल्स। कौन होते हैं? एनिमल्स। अब प्लग और हो को कौन कंट्रोल करता है, कौन ऑपरेट करता है? एनिमल्स। इसके अलावा यहाँ पर एक इनका डायग्राम पूछा जा सकता है। देखो प्लग में क्या होता है, एक लंबी बीम होती है, बीम स्ट्रक्चर होता है, लंबा स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं प्लग शाफ्ट। इसके अंदर एक लोहे की स्ट्रक्चर होती है तिकोनी, ट्रायंगुलर, इसको बोलते हैं प्लग शेयर। तो ये तो हो गया प्लग का स्ट्रक्चर। उसके अलावा बात आती है हो का जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है? बीम प्लेट होती है। क्या होती है? बीम प्लेट। ये बीम प्लेट वर्क करती है एज अ ब्लेड। इसमें आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से बीम प्लेट किस के अंदर प्रेजेंट है? वो होती है हो के अंदर। हो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बीम प्लेट। क्या प्रेजेंट होता है? बीम प्लेट। बीम प्लेट कैसा वर्क करती है? बीम प्लेट वर्क करती है एक ब्लेड की तरह, एक ब्लेड की तरह। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, पर ये कभी कभी पूछ लेता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। और हमारी जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इधर से क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चों को ये समझ नहीं आता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ चुका है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यस भैया हमको समझ में आ चुका है। सो गाइज, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सोइंग, यानी कि बीजों को बोना। सोइंग हमारी सेकंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। चलिए गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सेकंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है सोइंग, यानी कि बीजों को बोना। अब बीजों को कैसे बोया जाता है और किस तरीके के हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं? देखिए गाइज, सबसे पहले जो हमें बीज बोना है वो कैसा होना चाहिए? अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूं कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि हमें मैक्सिमम क्रॉप का आउटपुट लेना है, यानी कि हमें मैक्सिमम क्रॉप का प्रोडक्शन करना है। इस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि क्रॉप का किस तरीके से मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सकता है, और बाद में जब ये क्रॉप प्रोड्यूस हो जाती है तो इसका किस तरीके से हम मैनेज करके इसे सेव करें, इसका प्रॉपर यूज करें। सो गाइज, मैंने आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस चैप्टर में। सो आप मेरा साथ दीजिए। सो गाइज, अब अपना पूरा फोकस आप यहां पर रखिए कि जो सीड्स हम बो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? गुड क्वालिटी के होने चाहिए। गुड क्वालिटी के सीड्स, दीज आर रिक्वायर्ड। गुड क्वालिटी के सीड्स जो है वो ज़रूरी हैं। उसके बाद गुड क्वालिटी का सीड क्या होता है? मैंने कहा कि गुड क्वालिटी का सीड चाहिए, लेकिन गुड क्वालिटी का सीड क्या होता है? गुड क्वालिटी का सीड वो सीड होता है जिसकी ईल्ड कैपेसिटी, जिसकी ईल्ड हाई हो, जिसकी ईल्ड हाई हो। ईल्ड क्या होता है? देखो, एक बीज है, मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने वीट का एग्जाम्पल लिया, आप थोड़ा इसे समझने की कोशिश करें। यहाँ पर मैंने वीट का एग्जाम्पल लिया, गेहूं का एग्जाम्पल लिया। मेरे पास गेहूं के दो बीज हैं। एक बीज तो ये, इसका बीज का नाम जो है वो रख देते हैं ए। एक बीज है हमारे पास बी। दो बीज हैं, हमने इन दोनों को ज़मीन के अंदर डाला। मान लीजिए जो ए बीज था उसने ग्रोथ करी और उसने जो अपना प्लांट बनाया, उस प्लांट के अंदर मान लीजिए 1000 दाने थे, मान लीजिए 1000 दाने थे, 1000 ग्रेन थे। लेकिन जो बी था, जो बीज नंबर बी था, उसने भी प्लांट ग्रो किया और उसके जो प्लांट है उसमें मान लीजिए 2000 दाने थे। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा बीज ज़्यादा अच्छा है? ज़्यादा अच्छा बीज कौन सा हो गया? बी हो गया, क्योंकि जो हमारा बी प्लांट था उसके अंदर जो प्लांट में बीज पैदा हुए, जो गेहूं उसके अंदर निकला, वो 2000 की संख्या में थे, ज़्यादा संख्या में थे। तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट देने वाला क्या चाहिए होगा? सीड चाहिए होगा। एक ऐसा सीड जो ऐसे प्लांट को, ऐसी क्रॉप को बनाए या फिर राइज करे जिसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो, इसे ही हम बोलते हैं ईल्ड कैपेसिटी। आई होप गाइज आपको मेरी बात समझ आई होगी। उसके बाद अब हमें देखना है कि ये गुड क्वालिटी के सीड्स निकाले कैसे जाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि गुड क्वालिटी के सीड्स क्या होते हैं। अब हम इसे रब कर लेते हैं। तो गुड क्वालिटी के सीड्स को पता करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। मेथड हमसे क्या कहता है? देखो गाइस, बहुत ही आसान है, मेथड बहुत ही सिंपल है, मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम क्या करेंगे? हम एक यहाँ पर ले लेंगे बकेट या फिर एक बड़ा सा टैंक ले लेंगे जिसके अंदर हम पानी रख सकें। ठीक है, हमने क्या लिया? टैंक लिया। हमने लिया यहाँ पर एक टैंक, हमने एक टैंक यहाँ पर लिया। इस टैंक को हमने यहाँ तक पानी से फिल कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर अब मान लीजिए हमें क्रॉप उगानी है। हमें क्रॉप के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए। सो हम ऊपर से कुछ बीज डाल देंगे। ऊपर से हमने डाल दिए कई सारे बीज, इसके अंदर कई सारे बीज डाल दिए। अब यहाँ पर जो हमने बीज डाले हैं, देखो होगा क्या कि जो हमारा बकेट था, चलो इसका साइज़ बड़ा करते हैं। इतना बड़ा बकेट था ये, इतना बड़ा। समझने की कोशिश करना। ये सतह हो गई, ये इसका वाटर हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब जिस बकेट में हमने सीड डाले, बहुत सारे सीड्स इसके अंदर डाल रखे हैं हमने यहाँ पर, तो कुछ सीड्स क्या होंगे? बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे यहाँ पर, इस तरह से। कुछ सीड्स बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे इस तरह से,
नीचे बैठ जाएगी पानी के बिल्कुल बॉटम में। इस टैंक के बिल्कुल बॉटम में कई सारे बीज जो हैं बैठ जाएंगे। देखो डिपेंड करता है बीजों के ऊपर, होने को तो ये बीज बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कई बार बहुत कम भी होते हैं। अब मैं बताऊंगा कम और ज़्यादा क्यों होते हैं। तो जो बीज पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब चुके हैं, ये क्या चीज़ है बेटा? सीड है, सीड। सो बहुत सारे सीड्स बिल्कुल डूब चुके हैं, पानी के इस टैंक में डूब चुके हैं, लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो ऊपर तैर रहे होंगे, पानी की सतह पर तैर रहे होंगे। ये पानी की सतह पर तैरने वाले बीज हैं, ये तैर रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें अच्छी क्वालिटी के और बुरी क्वालिटी के बीज कौन से? आपको एक बात याद रखनी है, जो ये ऊपर तैर रहे वाले बीज हैं ये कैसे हैं? बैड हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, ये बैड क्वालिटी के हैं। लेकिन जो नीचे तैर रहे बीज हैं ये कैसी क्वालिटी के हैं बेटा? गुड क्वालिटी के सीड्स हैं। कैसी क्वालिटी है इनकी? गुड क्वालिटी के सीड्स हैं। गुड क्वालिटी के सीड्स ये क्यों बने? ये सीड्स नीचे क्यों डूबे? आपको टीचर ये बात तो बता देगा कि ये सीड्स बैड क्वालिटी के हैं और जो डूबे वाले सीड्स हैं ये अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये चीज़ आपको आपका टीचर नहीं बताएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपना पूरा फोकस इस बोर्ड के ऊपर रखें और हम आपको बताने वाले हैं। देखिए गाइज, जो बैड क्वालिटी के सीड्स थे वो क्यों तैर रहे थे? जो सीड होता है, एक बात आपको याद रखनी है, जो सीड होता है, सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, तो वो सीड ही होता है गाइस। सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, सो ये एम्ब्रियो है। अगर इस एम्ब्रियो का वजन ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ डूब जाएगी। आपको ये चीज़ पता है कि अगर हम कागज़ को पानी के ऊपर तैराते हैं, अगर हम कागज़ को पानी के ऊपर रखते हैं तो वो तैरने लग जाता है, लेकिन अगर हम कोई छोटा सा पत्थर जिसके अंदर वजन थोड़ा ज़्यादा हो उसको पानी के अंदर डालते हैं, वो डूबने लग जाता है। जिन चीज़ों का वजन ज़्यादा होता है वो डूबने लग जाती हैं, जिन चीज़ों का वजन कम होता है वो तैरने लग जाती हैं। सो गाइज, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एम्ब्रियो का वेट कम होगा, जब एम्ब्रियो उसके अंदर कमज़ोर होगा, जो एम्ब्रियो कमज़ोर होगा उसका वेट भी कम होगा। सो यहाँ पर एम्ब्रियो का वेट कैसा है? लेस, कम वेट है। वो सीड ऊपर तैरेगा और वो एक बैड सीड है, वो हमारे लिए अच्छा सीड नहीं है। क्यों अच्छा सीड नहीं है? क्योंकि उसका एम्ब्रियो जो है उसके अंदर वजन नहीं है, इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो अच्छी तरीके से भरा हुआ है, वो एकदम हट्टे कट्टे हैं, उनके अंदर वजन ज़्यादा है। हट्टे कट्टे इंसान के अंदर वजन ज़्यादा होता है थोड़ा, ठीक है। मैं तो हट्टा कट्टा नहीं हूँ, लेकिन हट्टे कट्टे इंसान के अंदर वजन ज़्यादा होता है। जो हट्टा कट्टा इंसान है उसके साथ क्या होगा? जो हट्टा कट्टा बीज यहाँ पर है वो बेटा डूबने लग जाएगा, वो सिंक करने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसका वेट जो है, एम्ब्रियो का जो वेट है इन डूबे हुए सीड्स का वो कैसा है? ज़्यादा है, ज़्यादा है। ये रीज़न होता है अच्छी क्वालिटी के और बैड क्वालिटी के सीड होने का। टीचर आपको यही बता देता है कि जो ऊपर तैर रहे हैं वो तो बैड क्वालिटी के हैं, जो नीचे डूब गए वो अच्छी क्वालिटी के हैं। लेकिन क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। अब गाइज, यहाँ पर हमारे पास 2 टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम सोइंग प्रोसेस करते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट इज सोइंग को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर वो 2 टूल कौन से हैं? सबसे पहला आ जाएगा आपका ट्रेडिशनल टूल। जहाँ पर भी वर्ड आ जाए ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? जो पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है। ट्रेडिशनल टूल्स में हमें क्या देखना है? देखो, ट्रेडिशनल टूल्स कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके की शेप होगी, ऊपर से बिल्कुल ऐसे होगा, इस तरीके से ऊपर से। अभी इस तरीके से देखो, ऊपर से कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का। ऊपर से देखो ये इस तरीके का है, वी शेप का है। इस वी शेप के अंदर हम डालेंगे अपने सीड्स, और ये सीड्स नीचे आते आते यहाँ पर एक पॉइंट होगा, उधर 2 से 3 पाइप होंगी, वहाँ से ये सीड निकलना शुरू कर देंगे और सॉइल के अंदर एंट्री ले लेंगे, हमारे फील्ड के अंदर एंट्री ले लेते हैं। गाइज, यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन में पूछे कि ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, आपको कहना है इट इज़ फनल शेप्ड। फ्यूनल, देखो फनल बोलो या फ्यूनल बोलो एक ही बात है। फ्यूनल शेप्ड कैसा होता है? इस तरीके का होता है, ये फ्यूनल शेप्ड हो गया। तो फ्यूनल शेप्ड जैसा होता है हमारा ट्रेडिशनल टूल, और फ्यूनल शेप होने की वजह से इधर छोटे छोटे पाइप होते हैं इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर आपको पेपर में बनाकर आना पड़ेगा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। उसके बाद यहाँ पर जो सीड्स होते हैं, देखो ये इतना अच्छा तो टूल है नहीं, जो ये पुराने समय वाला जो ट्रेडिशनल टूल है ये उतना अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं है? देखिए गाइस, जो ये सीड होते हैं इनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता।
देखो यहाँ पर हमने बहुत सारे सीड डाल दिए, और इसको यूज़ करने वाला, देखो ट्रेडिशनल टूल को यूज़ कौन करेगा, एक एनिमल की बॉडी पर लगा। ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ करते समय क्या है कि कई बार ज़्यादा बीज एक जगह गिर जाते हैं, कई बार एक जगह कम बीज गिर जाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं रह पाता, यानी कि एक समान नहीं रह पाते ये सीड्स। देखो सीड्स अगर हमें, देखो क्रॉप बोनी है, हमें क्रॉप उगानी है, तो जो सीड्स है वो हर जगह बराबर फैलाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक जगह बहुत ज़्यादा सीड है, एक जगह बहुत कम है, तो ये बेकार है। उसी तरीके का काम ये करता है, ये सीड्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, एक समान हर जगह नहीं फैला पाता। कौन? ट्रेडिशनल टूल। सो ट्रेडिशनल टूल अच्छा तरीका नहीं है क्रॉप के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि ये टाइम ज़्यादा लेता है और लेबर का खर्चा भी इसमें लगता है, परिश्रम इसमें लगता है और ये टाइम भी ज़्यादा लेता है। लेकिन अब बात आती है इससे अच्छे मेथड की, वो होता है सीड ड्रिल। क्या होता है बेटा? सीड ड्रिल एक अच्छा मेथड है। सीड ड्रिल में क्या होता है? सीड ड्रिल में बेसिकली ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर का, और सीड ड्रिल के अंदर वो सारी खासियत हैं जो इसके अंदर नहीं थी। अब इसके अंदर क्या खासियत नहीं थी मैंने आपको अभी बताई। सो इसके अंदर क्या होगा, सीड ड्रिल के अंदर जो सीड्स हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली। ये वर्ड आपको याद रखना है, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान, सीड्स एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बट जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि फैल जाएंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखा जाएगा यूनिफॉर्म, किनका? सीड्स का, विद द हेल्प ऑफ द सीड ड्रिल, एंड द सीड ड्रिल इज ऑपरेटेड बाय द ट्रैक्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर यह है, देखो इसके अंदर क्या था, टाइम बहुत लग रहा था, लेबर लग रही थी, किसके अंदर? ट्रेडिशनल टूल के अंदर। लेकिन इस कमी को पूरा करता है सीड ड्रिल, यहाँ पर टाइम लगता है कम और लेबर का खर्चा भी कम लगता है। सोइंग के बारे में मैंने आपको बताया कि जो गुड क्वालिटी के सीड्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें क्रॉप का मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए हमें हाई यील्डिंग सीड्स चाहिए, जिनकी यील्ड क्या हो? हाई हो। यील्ड का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, ज़्यादा दाने प्रोड्यूस करे, ज़्यादा प्रोडक्ट हमें ला कर दे वो पौधा, उसका हम बोलते हैं कि हाई यील्डिंग प्लांट है ये। उसके बाद देखो हाई यील्डिंग सीड्स की क्या खासियत है कि वो गुड क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए। गुड क्वालिटी के सीड्स के लिए मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया। इस एक्सपेरिमेंट को हम अपने चैनल के ऊपर लाने वाले हैं वैसे, और आपको और अच्छे तरीके से बता देंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसा होता है, क्या ये सच में वर्क करता है या नहीं। वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी आपको बता देंगे। तो कुछ सीड्स डूब गए थे, कुछ सीड्स तैर रहे थे। जो तैर रहे थे वो बुरे थे, जो डूब गए वो अच्छे थे। ठीक है, क्योंकि डूब वो क्यों गए? क्योंकि उनके अंदर एम्ब्रियो का साइज बड़ा था, एम्ब्रियो का वजन ज़्यादा था, इसलिए वो डूब गए। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे थे उनके अंदर एम्ब्रियो का साइज वाइज तो था नहीं, ऊपर तैर रहे थे। ठीक है गाइज, और एक चीज़ यहाँ पर ये भी है, मैंने आपको ये सारा बता दिया। उसके बाद ट्रेडिशनल टूल का एक नुकसान ये भी है कि जो बीज बोए गए थे ट्रेडिशनल टूल के द्वारा, सीड्स जो बोए गए थे ट्रेडिशनल टूल के द्वारा, उनको अक्सर क्या है, पक्षी खा जाते हैं। क्योंकि देखो कहीं एक जगह तो झुंड सा बन जाएगा, एक जगह बहुत सारे सीड्स गिर जाएंगे, सो वो मिट्टी से ढक नहीं पाएंगे। उस समय क्या होगा, जो पक्षी होंगे वो उसे खा जाएंगे। लेकिन सीड ड्रिल के केस में क्या होता है कि ट्रैक्टर से जब सीड ड्रिलिंग हो रही होती है, ट्रैक्टर से जब सीड ड्रिलिंग हो रही होती है, उस समय ये सीड्स अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं ज़मीन के अंदर और इन्हें बर्ड्स नहीं खा पाते। इसलिए सीड ड्रिल इज़ अ बेटर वे फॉर द सोइंग ऑफ द सीड्स। ओके, सो गाइस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर हम बहुत अच्छी तरीके से आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, उसका हम आपको आंसर ज़रूर देंगे। नाउ गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में, जिसका नाम है फर्टिलाइजर और मैन्योर को ऐड करना। चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जो थर्ड हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो है एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्लांट है उसकी हमें ग्रोथ करनी है। मैंने आपको कितनी बार ये बात बता दी कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए। अब यहाँ पर देखो, मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए हम एक एडवांटेज लेंगे इन मैन्योर और इन फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि इनके पास होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट की बॉडी को या फिर ह्यूमन की बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, अच्छी प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। सो इन न्यूट्रिएंट्स की जो पूर्ति है, जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है, उनको प्रोवाइड कराने वाला कौन है यहाँ पर? वो है आपके मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। सो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। substances which are added to the soil. These are the substances which are added to the soil in the form of nutrients. न्यूट्रिएंट की फॉर्म में जिन सब्सटेंस को सॉइल के अंदर डाल दिया जाता है उन्हें हम फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर कहते हैं। लेकिन मैन्योर और फर्टिलाइज़र एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इनके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं, इन्हें हम पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। सब्सटेंसेस विच आर एडेड, ऐसे सब्सटेंस जो ऐड कर दिए जाते हैं टू द सॉइल, सॉइल के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। अब इनके पीछे डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। ये मैन्योर के पॉइंट है, ये फर्टिलाइज़र के।
डिफरेंस क्या है? देखो सबसे पहला जो मैन्योर का पॉइंट है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहे कि सिर्फ मैन्योर के बारे में लिखिए, इसे देखिए मैन्योर बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं, मैं मैन्योर बोलता हूँ। तो मैन्योर के बारे में अगर हमें लिखना है तो उसके हमें पॉइंट याद होने चाहिए। तो देखो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रेजिड्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल और प्लांट का, देखो प्लांट की तरफ से क्या है, जो उसकी गली सड़ी पार्ट है, मान लीजिए पत्तियां हो गई, उसका स्टेम हो गया, छोटे छोटे प्लांट का, और जो एनिमल है उसका मान लीजिए जैसे काव डंग हो गया, भैंस का गोबर वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको गला सड़ा कर बनाया जाता है मैन्योर। और मैन्योर कैसा सब्सटेंस होता है? नेचुरल सब्सटेंस होता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैन्योर को फील्ड्स में यानी कि खेतों में बनाया जा सकता है। मैन्योर को खेत में भी बनाया जा सकता है, इसके लिए किसी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, ये घर पर बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से इसे बनाया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल में ह्यूमस ऐड कर देता है। अब ह्यूमस क्या होता है? इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर, इट इज़ द अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर। एक ऐसी लेयर, मिट्टी के ऊपर की सबसे ऊपरी परत, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो फर्टाइल होती है, जो कैसी होती है? फर्टिलिटी प्रोवाइड कराती है, जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे बोला जाता है ह्यूमस। तो ह्यूमस कौन प्रोवाइड कराता है? मैन्योर। उसके बाद लास्ट पॉइंट है लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके पास प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट होंगे, हाँ होंगे, ज़रूरत के हिसाब के होंगे। अब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कम होंगे, ज़रूरत के हिसाब के तो होंगे, ज़रूरत के हिसाब के जो होते हैं वो इसके पास हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं फर्टिलाइज़र से तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी कम रह जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लेस वर्ड यूज़ किया गया है, लेस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करने वाले फर्टिलाइज़र के बारे में। देखिए गाइस, फर्टिलाइज़र जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं? मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाए गए इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। इनको फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, जबकि मैन्योर प्रोवाइड कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर मैन्योर का देखो, जो मैन्योर में है उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पर। आई होप आपको समझ आ रही होगी बात। अगर आप मैन्योर का याद कर लेते हो तो आप इसे भी लिखने लायक बन जाओगे, लेकिन आप इसे पढ़ लीजिए, आपको याद ही हो जाएगा। देखिए फोर्थ पॉइंट, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके पास प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा मात्रा होगी, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे। किसके पास? फर्टिलाइज़र के पास। उसके बाद देखो कौन कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट होंगे। देखो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इसको याद करने के लिए ट्रिक है PNP, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम। आई होप आपको बात समझ आई होगी। दोबारा देख लीजिए, जो मैन्योर है ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, जबकि फर्टिलाइजर एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। देखो नेचुरल से यहाँ पर समझ जाना, ये ऑर्गेनिक होगा। कैसे होगा? ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। हमारी बॉडी में बनने वाले जो सब्सटेंस है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो मैन्योर एक ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको बनाया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ रेजिड्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जबकि जो फर्टिलाइजर है इसको मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बनाया जाता है, यानी कि मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाई जाती है। कौन? फर्टिलाइजर। उसके बाद देखो, जो मैन्योर है इसको प्रिपेयर किया जाता है फील्ड्स में, लेकिन इसे प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में। फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में, देखो F से फर्टिलाइजर, F से फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैन्योर है वो ह्यूमस ऐड कर देता है सॉइल में, जबकि जो आपका फर्टिलाइजर है वो नहीं करता। और फोर्थ पॉइंट देखिए, जो आपका मैन्योर है ये, इसके पास जो न्यूट्रिएंट्स है वो काफ़ी कम मात्रा में अवेलेबल हैं, जबकि जो फर्टिलाइजर है उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करने का एक रीज़न ये भी है, कई बार जो सॉइल होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए हम इन मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको एक बात समझ तो ये आ रही होगी कि मैन्योर जो है ये थोड़ा हमारे सॉइल के लिए अच्छा है, जबकि फर्टिलाइजर से नुकसान हो रहा है। तो हम बात करने वाले हैं अब मैन्योर के जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं उनके बारे में। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं मैन्योर के बेनिफिट्स की तरफ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या क्या है, मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, यही आपको लिखने हैं, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो गाइज मैन्योर जो है इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है मैन्योर का एडिशन। सॉइल के अंदर जब हम मैन्योर को डाल देते हैं तो उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है? देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बकेट लिया, उस बकेट में मैंने यहाँ पर सॉइल रख दी, ये मैंने सॉइल रख दी, इसके अंदर पूरा सॉइल से भर दिया।
अब मैंने इसके ऊपर मान लीजिए 1 लीटर पानी डाला, 1 लीटर मैंने यहाँ इसमें पानी डाल दिया। अब इस सॉइल में, और मान लीजिए मैंने इस बकेट में एक छेद कर दिया यहाँ पर, और इस छेद को मैं और इस बकेट को मैंने कनेक्ट कर दिया दूसरी बकेट में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाटर यहाँ पर गिरा है, आ रहा है, जो यहाँ पर ये वाटर है इस सॉइल के थ्रू पास हो जाएगा और इस वाली नई बकेट में इकट्ठा हो जाएगा। सो एक टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। हर सॉइल का अपना अपना टाइम होता है। कई तरीके की सॉइल होती है, एक होती है सैंडी सॉइल, एक होती है लोमी सॉइल, एक होती है आपकी जो क्ले वाली सॉइल। तो हर सॉइल का अपना अलग अलग टाइम है। सो ये वाटर जब इस सॉइल में से निकल रहा है, अगर ये बहुत फास्ट निकल जाता है तो वो सॉइल अच्छी नहीं मानी जाती क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर ये वाटर धीरे धीरे निकल रहा है तो वो सॉइल अच्छी है उन क्रॉप्स के लिए जहाँ पर पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। जो सॉइल पानी को तुरंत निकल जाने देगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बैड होगी, लेकिन जिस सॉइल के अंदर वाटर देरी से निकलेगा उस सॉइल की जो सॉइल कैपेसिटी है वो बेस्ट होगी। सो यहाँ पर अगर सॉइल कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमें कम पानी यूज़ करना पड़ेगा क्रॉप्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैन्योर का एडवांटेज क्या है, ये इंक्रीज कर देता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखो कि जो सॉइल है उसको पोरस बना देता है, छेदनुमा बना देता है। जब उस सॉइल के अंदर छेद इकट्ठा हो जाएंगे, छेद बन जाएंगे सॉइल के अंदर, जब छेद बन जाएंगे उन छेदों के अंदर हवा पास करेगी, एयर पास करेगी। इस एयर के पास करने से वहाँ पर जो प्लांट की ग्रोथ थी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ब्रीथिंग बढ़ जाएगी प्लांट की। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर इससे एक्सचेंज ऑफ गैस का आदान प्रदान करना आसान हो जाता है, ठीक है। जब सॉइल को पोरस बना दिया गया है तो वहाँ पर गैस का आदान प्रदान करना आसान है। उसके बाद देखिए गाइस, थर्ड पॉइंट, इट इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है, नंबर मतलब अमाउंट है, उनका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर जितने ज़्यादा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, माइक्रोब या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही बात है, ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेकंड चैप्टर जो आपका है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उस चैप्टर में क्या है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल से हम वहाँ पर पढ़ेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं, हमारे क्रॉप को फ़ायदा पहुँचाते हैं। उनका अगर नंबर बढ़ गया, ज़्यादा मात्रा में अगर वो पैदा हो गए तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्रॉप के लिए अच्छी बात है। नाउ लास्ट पॉइंट देखो, इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव कर देता है। अब टेक्सचर क्या होता है, देखो कई तरीके की सॉइल होती है, एक सॉइल होती है लोमी सॉइल, एक होती है सैंडी सॉइल, एक होती है क्ले सॉइल। उन सॉइल के अंदर जो मिनरल्स वगैरह हैं वो ऐसा है कि फिक्स रहते हैं, उसे बोलते हैं सॉइल का टेक्सचर। अगर ये टेक्सचर चेंज हो जाए, यानी कि इनके अंदर जो मिनरल्स हैं इनका अमाउंट कम ज़्यादा हो जाए, तो सॉइल का टेक्सचर मेंटेन नहीं रहेगा। सॉइल का टेक्सचर मेंटेन करना ज़रूरी है। हर सॉइल की अपनी अपनी खासियत होती है। किसी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा है, किसी सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हर सॉइल की अपनी अपनी खासियत है। सो इस खासियत का नाम होता है उसका टेक्सचर। सो इस टेक्सचर को मेंटेन करना, इस टेक्सचर को बरकरार रखना इंपॉर्टेंट है, और इसे बरकरार किया जाता है मैन्योर के ऐड करने के द्वारा। मैन्योर का ऐड करना इस सॉइल के जो टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करता है, उसको एज इट इज़ रहने देता है, बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है प्लांट की ग्रोथ को। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद इरिगेशन के बारे में, जो हमारी 4th नंबर की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। सो गाइस आप अपना पूरा धैर्य बनाए रखें, पेशेंस के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको जीत अवश्य मिलेगी, आप ज़रूर जीतेंगे। और इस वीडियो को अगर आप धीरे धीरे कर देख रहे हैं, मान लीजिए आप 1-2 दिन करके बीच में देख रहे हैं गैप लेकर, तो भी ठीक है, लेकिन अपना रिवीजन ज़रूर करें, यहाँ से नोट्स बनाकर रिवाइज ज़रूर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं इरिगेशन वाले टॉपिक की तरफ। सो गाइज अब हम आ गए नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की तरफ, जो है इरिगेशन। 4th नंबर पर आने वाले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है वो है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इरिगेशन का मतलब पेड़ पौधों को यानी कि क्रॉप को पानी देना, उनको एक रेगुलर इंटरवल पर, एक समय पर, एक निर्धारित समय पर पानी देना, जिससे क्रॉप अच्छी तरह ग्रो कर सके। सो देखो इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान है, इट इज़ द सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बस ये वर्ड याद रखना है, सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स, ये इसके मेन की पॉइंट्स है। रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम टू द क्रॉप, द सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टू द क्रॉप इज नोन एज इरिगेशन। इरिगेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा, जिसके दरमियान, जिसकी वजह से, जिसके तहत हम इन
क्रॉप को पानी देते हैं एक रेगुलर इंटरवल पर, एक समय पर, एक निर्धारित समय पर। हर क्रॉप की अपनी अपनी अलग आप बोल सकते हो कि रिक्वायरमेंट है। किसी क्रॉप को पानी ज़्यादा चाहिए तो उसे ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, किसी क्रॉप को पानी बहुत कम चाहिए तो उसे पानी कम देना पड़ेगा। सबका अलग अलग टाइम है, तो उस टाइम के हिसाब से उन्हें पानी देना ही क्या है, इरिगेशन। और इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो गाइस, इरिगेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जो हमने फर्टिलाइज़र डाला, जितना कुछ हमने अपने क्रॉप के साथ अब तक किया, सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, फिर उसमें हमने बीज डाले, सोइंग प्रोसेस किया, उसके बाद फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, अब हम इरिगेशन कर रहे हैं। जब हमने फर्टिलाइज़र डाले थे तो उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ गए। अब इन न्यूट्रिएंट्स को हम चाहते हैं कि प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, सो हम क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, और प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को वाटर में से आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी कि प्लांट के रूट तक ये वाटर पहुंचेगा न्यूट्रिएंट्स को साथ ले जाकर। अब ये न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ ले गया है, सो अब यहाँ पर प्लांट की जो रूट है इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी। सो इस वजह से हम इरिगेशन करते हैं ताकि प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल सके। आई होप गाइस आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि इरिगेशन के क्या सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले वेल यानी कि कुआं, फिर ट्यूबवेल, कनाल यानी कि नहरें जो होती है, उसके बाद पोन्ड्स तालाब, फिर डैम आप समझते होंगे, डैम यानी कि बांध, उसके बाद रिवर्स। ये सब के सब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। लेकिन मेरा सवाल अब आपसे ये एक सोचने वाली बात है कि रेन को क्या हम सोर्स ऑफ इरिगेशन कंसीडर कर सकते हैं? बरसात को हम इरिगेशन का सोर्स कंसीडर कर सकते हैं। देखो, बरसात अगर हो जाती है हमारे क्रॉप के ऊपर, जब उसे पानी की ज़रूरत हो, अगर उससे बरसात हो जाए तो वो क्रॉप बहुत अच्छा ग्रो करती है। लेकिन हमने इसे कंसीडर नहीं किया है एज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। क्यों नहीं किया? क्योंकि बरसात का कोई समय नहीं होता, ये कभी भी हो जाती है, ये कभी भी हो जाती है, कभी भी हो जाती है। हम इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। सो इसे हम इरिगेशन का सोर्स नहीं कह सकते। क्योंकि देखो, किसी क्रॉप को मान लो पानी अब चाहिए ही नहीं, उसके पास सफिशिएंट वाटर है, लेकिन बरसात हो गई, अब वो क्रॉप तो पूरी डूब गई ना पानी से। तो इस केस में हम इसे सोर्स नहीं कह सकते इरिगेशन का। आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद अब बात आती है कुछ मेथड्स की जो इरिगेशन करते हैं, यानी कि इरिगेशन के कुछ मेथड होते हैं। एक होता है बेटा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रेडिशनल का मतलब होता है जिसको हम पुराने समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सो ट्रेडिशनल मेथड में हमें क्या देखना है कि जो पुराने समय से यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि मोट। आपसे एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं। आपको कहना है मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट। रहट में डायरेक्ट जानवर का यूज़ होता है, डायरेक्ट जो बैल होता है उसका इस्तेमाल होता है। बस ये आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख लें। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि ये लर्न करना ही ज़रूरी है, ये मोट क्या होता है, चेन पंप क्या होता है, इस तरीके का याद करने का ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि जो ये ट्रेडिशनल मेथड है इनमें वेस्टेज ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। क्या होता है? वेस्टेज ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर देखने को मिलता है, ज़्यादा पानी का नुकसान होता है इन ट्रेडिशनल मेथड्स में। तो ये अच्छे हमारे लिए नहीं साबित हुए क्योंकि इनमें पानी का वेस्ट हो रहा है। हम कह रहे हैं कि सेव वाटर, पानी बचाओ, पानी बचाओ, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उनमें वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। सो अब हमने कुछ नए मेथड इस्तेमाल करे जिनको बोल रहे हैं मॉडर्न मेथड्स। आजकल के जो नए मेथड्स हैं जहाँ पानी कम लगता है और टाइम भी बचता है। सो मॉडर्न मेथड में आने वाले दो सिस्टम होते हैं, एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, एक होता है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम तो आपने देखा होगा अपने आसपास। स्प्रिंकलर सिस्टम हम उस जगह लगाते हैं जहां ज़मीन ऊबड़ खाबड़ हो, अनइवन हो। मान लीजिए यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से नीचे गया हुआ है, ज़मीन का जो हिस्सा है, देखो ये ज़मीन है, मान लो ये ज़मीन है। देखो, हो सकता है ये ज़मीन यहाँ से उठी हो, यहाँ से नीचे हो, यहाँ से उठी हो। तो यहाँ पर अगर हम स्प्रिंकलर सिस्टम लगा देंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम अगर हम ऐसे लगा देंगे तो वाटर जो है पूरे खेत में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर अनइवन लैंड होता है। आपको एक ये वर्ड याद रखना है कि अनइवन लैंड जहाँ पर भी होगा वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाएगा। बाकी जो स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है ये वाटर को सेव करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं। सो यहाँ पर एक जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसकी फोटो आपको अपने डिस्प्ले के ऊपर दिख रही होगी। ये परपेंडिकुलर होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, स्ट्रेट पाइप जैसा होता है, स्ट्रेट पाइप ही होता है बेसिकली। इसके पास क्या होता है? नोजल होता है। क्या होता है? नोजल। और क्या लगा हुआ है? नोजल लगा हुआ है। मान लीजिए एक पाइप है स्प्रिंकलर सिस्टम का, इसके ऊपर ही नोजल लगा हुआ है। जैसे ही पानी इस पाइप में घुसेगा, जैसे ही पानी इस पाइप में एंट्री लेगा तो प्रेशर की वजह से ये जो नोजल है ऊपर फ्री होता है, घूमने लग जाता है, ऐसे घूमता रहेगा और पानी ऐसे ऐसे निकलता रहेगा। यानी कि पानी जो है कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो पानी जो है ऐसे घूमता रहेगा पूरे फील्ड में। अब इसकी आवाज़ कैसे होती है? इस तरीके की इसकी आवाज़ होती है स्प्रिंकलर सिस्टम की। वहीं पर देखो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसका ज़्यादातर यूज़ होता है कॉफ़ी प्लांटेशन में, यानी कि कॉफ़ी की जो खेती होती है उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम का बहुत यूज़ होता है, और लॉन में।
लॉन में भी, ठीक है। तो कॉफ़ी जो प्लांटेशन है, कॉफ़ी का जो प्लांटेशन है, उधर सबसे ज़्यादा स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर कम कंज्यूम होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में। देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर सेव करता है, लेकिन ड्रिप सिस्टम पानी वेस्ट होने ही नहीं देता। यानी कि देखो, स्प्रिंकलर सिस्टम में थोड़ा थोड़ा पानी आता है, ऐसे लगता है स्प्रिंकलर सिस्टम से जैसे कि बरसात से पानी आ रहा हो, लेकिन जो हमारा ड्रिप सिस्टम है इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। सबसे बेस्ट मेथड है। सो जो ड्रिप सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है, देखो ड्रिप सिस्टम में छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं। आपको अपनी डिस्प्ले के ऊपर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसे आप ध्यान से देखें। सो ड्रिप सिस्टम के ऊपर क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, वाटर जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक टपका गिरता है रूट्स के पास, प्लांट की रूट के पास। प्लांट की रूट पर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरता है। कैसे गिरता है, इस तरीके से। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। थोड़ा मेरा भी मजाक करने का मन था, मैंने कर लिया आपको। छोड़ो। उसके बाद देखो, इसके बाद जो ये अपना ड्रिप सिस्टम है, इसमें जो यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, ड्रिप सिस्टम कहाँ पर यूज़ होता है, किन प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर ये फ्रूट के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर ये फ्रूट प्लांट के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा गार्डन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि जो ड्रिप सिस्टम है ये एक बून है। बून की देखो, बून BOON, बून का मतलब होता है बेटा वरदान। क्या होता है, वरदान। सो एक वरदान है ड्रिप सिस्टम उन जगहों पर जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। वाटर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देता आपका ड्रिप सिस्टम। ये बात आपको याद रखनी है। आपको अगर एग्जाम में पूछे कि स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम में ज़्यादा बेटर कौन सा है, देखो ज़्यादा बेटर बिल्कुल ड्रिप सिस्टम है। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि ऐसा कौन सा इरिगेशन का मेथड है जिसमें वाटर वेस्ट ही नहीं होता, आपको बताना है कि ड्रिप सिस्टम में वाटर वेस्ट नहीं होता। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि ऐसा कौन सा मेथड है इरिगेशन का जिससे हम इरिगेशन का वरदान कह सकते हैं या फिर जिसे वरदान कहा जाता है, आपको कहना है ड्रिप सिस्टम इज कॉल्ड एज बून, इज कॉल्ड एज अ वरदान। जहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है वहां पर ये वरदान बनकर उतरा है। कौन, ड्रिप सिस्टम। और स्प्रिंकलर सिस्टम भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर ये ज्यादातर यूज कहां होता है, जहां अनइवन लैंड होता है। आई होप गाइस आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इस वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा लंबी हो गई है, काफी ज्यादा लेंथी वीडियो बन गया है। अभी हमारे 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। अभी उन 3 टॉपिक्स के लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे और ये वीडियो हम खत्म करते हैं यहीं पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइज, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उनके साथ अपनी नॉलेज, हमारी मेहनत अपने दोस्तों को दिखाएं। और इस वीडियो को आप अपना एक लाइक ज़रूर दे दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।